हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपनी क्लासेस एग्जाम स्टडी विथ यू में। तो बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग डेली मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। आज हम बेटा कक्षा 12वीं का, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का चैप्टर 9 जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा आप लोगों के बोर्ड एग्जाम के नज़रिए से। तो वो डिस्कस करने वाले कक्षा 12वीं वाले बच्चों के लिए, ठीक है बेटा। 5वीं 8वीं वाले बच्चों के लिए भी काफ़ी अच्छी क्लास हम लोगों की आने वाली है, तो बिल्कुल बच्चे जुड़े रहिएगा। वो 10th क्लास 9th क्लास 11th क्लास वाले बच्चों के लिए भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हम लोग लाइव बिल्कुल बन रहे हैं और बहुत जल्दी आने वाले हैं, ठीक है। और बहुत जल्दी कोशिश भी हम लोग करेंगे कि लाइव क्लास आप लोगों के लिए बिल्कुल प्रोवाइड करवाएं, जिससे क्या आप लोगों के डाउट जो होंगे वो बिल्कुल हम लोगों को तो मिलेंगे, ठीक है बेटा। देखिए बेटा, आज का हमारा जो पहला जो होगा उसमें हम देखते रहोगे यार, जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है उसकी अवधारणाएं क्या बोलती है। तो क्या है कि रेशम मार्ग के जरिए चीन की रेशम एवं रोम की ऊन तथा ऊन का भारत एवं मध्य एशिया के जरिए व्यापार होता था। अफ्रीका से दासों का व्यापार अमेरिका में होता था। औद्योगिक क्रांति के समय विनिर्माण वस्तुओं का व्यापार आधुनिक युग में डब्ल्यूटीओ का गठन आधुनिक युग के पतन की महत्वपूर्ण भूमिका है, ठीक है। इन सब की जो है महत्वपूर्ण भूमिका है, मतलब किसमें, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में। अब हम बात करते हैं, देखो बेटा, कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के दो पक्ष होते हैं, एक द्विपक्षीय और एक बहुपक्षीय, ठीक है। अब देखिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की विशेषता क्या क्या है। तो पहला अंतर क्या है कि राष्ट्रीय संसाधन विभिन्नता, मतलब प्रत्येक राष्ट्र के पास संसाधनों की क्या होती है, विभिन्नता होती है, मतलब अलग अलग संसाधन उनके पास होते हैं, ठीक है। तो क्या हो, पहला क्या हो गया हम लोगों का कि राष्ट्रीय संसाधन विभिन्नता। दूसरा हो गया कि जनसंख्या है कम या अधिक, किसी देश में जनसंख्या अधिक है तो किसी देश में जनसंख्या कम है। अब देखिए जनसंख्या अगर अधिक है तो हमको वस्तुओं की आवश्यकता अधिक लगेगी, तो हमको वस्तुओं को मंगवाना पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं हम दूसरे देशों से संपर्क करेंगे, ठीक है। और जिनके पास कम है परंतु उनके पास वस्तु अधिक है, तो जिनके पास अगर वस्तु अधिक है तो उसको क्या करेगी, दूसरे देशों को बेच देगी, ताकि उनको क्या है, इससे पैसा प्राप्त हो सकेगा, है ना। वहीं अगर बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की, तो क्या बोल रहा है कि देशों में आर्थिक विकास में अंतर होता है। सही बात है, किसी देश का आर्थिक विकास अच्छा होता है, किसी देश का आर्थिक विकास जो है वो कम होता है, ठीक है। तो इन दोनों में क्या होता है, अंतर होता है, ठीक है। फिर मैं बात करते हैं चौथे वाले के, क्या बोल रहा है कि व्यापार नीतियाँ विदेशी निवेशकों की सीमा, ठीक है। व्यापार की एक नीति होती है, विदेशी नीति की एक सीमा होती है, ठीक है। महत्वपूर्ण पक्ष देखते हैं उसको, 3 महत्वपूर्ण पक्ष हैं इसके, कितने हैं, 3 है ना। पहला क्या है, व्यापार का परिणाम, मतलब जो भी व्यापार करते हैं उसमें कुछ ना कुछ परिणाम रिजल्ट निकल के हमारे सामने आता है। दूसरा है व्यापार संयोजन, क्या होता है व्यापार संयोजन। तीसरा है व्यापार की दिशा, मतलब व्यापार किसी एक दिशा में ही किया जाता है ना। ऐसे इसके जो है 3 महत्वपूर्ण बिंदु थे। आगे बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन के बारे, सॉरी अगला पॉइंट की ओर। तो क्या बोल रहा है कि वस्तु एवं सेवाओं के स्वैच्छिक आदान प्रदान को व्यापार कहते हैं। सही बात है, स्वेच्छा से हम लोगों को, स्वेच्छा मतलब अपनी इच्छा से, ठीक है। जो वस्तु हमको कम लग रही है उसको मंगवा लेंगे, जो वस्तु हमारे पास पर्याप्त मात्रा में उसको हम लोग नहीं मंगवाएंगे, या उसको हम लोग निर्यात कर देंगे, मतलब दूसरे देशों को उसको भेज देंगे, है ना। दूसरा है कि राष्ट्रीय व्यापार देश के सीमाओं के अंदर देश के विभिन्न भागों के बीच होता है। सही बात है, ये राष्ट्रीय व्यापार मतलब क्या है, दो देशों के सीमाओं के अंदर जो है आकर व्यापार करना। तीसरा है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विभिन्न राष्ट्रों के बीच राष्ट्रीय सीमाओं के आर पार वस्तु एवं सेवाओं के आदान प्रदान समय होता है। सही बात है, एक देश की सीमा से दूसरे देश की सीमा के अंदर तक जाकर वस्तुओं का आदान प्रदान किया है तो उसको क्या बोलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बोलते हैं। हम लोग बहुत अच्छी बात बोली है वहाँ पर। फिर बोल रहे हैं क्वेश्चन सी पॉइंट नंबर 4 कि किसी देश को अन्य किसी देश से व्यापार करना जब आसान होता है तो वह उन देशों को सर्वाधिक अनुकूल राष्ट्र MFN की संज्ञा है। तो NFM मतलब हम बोल सकते हैं भैया कि जो काफ़ी घनिष्ठ राष्ट्र होते हैं उनकी तुलना देते हैं। फिर 5वें पॉइंट की बात करते हैं, क्या बोल रहा है कि व्यापार के इतिहास के आरंभ में लोग मुद्राओं के स्थान पर वास्तु या वस्तु विनिमय करते थे, मतलब एक वस्तु के बजाय दूसरी वस्तु देना। अगर मान लीजिए मैं किसी से, मान लीजिए कि यार एक बिस्किट ले रहा हूँ तो उसके बदले मैंने उसको कोई सामान दे दिया दूसरा, ठीक है। मुद्रा के आविष्कारों ने व्यापार आसान कर दिया है, किंतु वस्तु विनिमय आज भी मौजूद है, ठीक है। वस्तु के बदले वस्तु लेना देना आज भी मौजूद है। छठा पॉइंट क्या बोल रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होने का एक या कई कारण हो सकते हैं, जैसे दो राष्ट्रों में अलग अलग खनिजों का पाया जाना आदि, ठीक है। सातवां है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में व्यापार की वस्तु का मूल्य आयात निर्यात एवं किसी देश से व्यापार किया गया आदि महत्वपूर्ण बातें होती है, ठीक है। वहीं बात करते हैं पॉइंट नंबर 8 की हम लोग। तो क्या बोल रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में देशों के मध्य सेवाओं को सुचारू रूप से करने के लिए एवं विवादों को निपटाने के लिए विश्वव्यापी संगठन का होना, ठीक है बेटा। तो ये सब क्या है, इसके महत्वपूर्ण बिंदु है हम लोग, ठीक है। वही बात करते हैं हम लोग, देखिए 9th की हम लोग पॉइंट की, क्या बोल रहे हैं कि आयात तथा निर्यात के बीच मूल्यों में अंतर को व्यापार संतुलन कहते हैं। 10वां क्या है, लागत की दृष्टि से नहीं वरन विभिन्न कारकों से भिन्न कीमत की किसी वस्तु को दो देशों में विक्रय करना डंपिंग कहलाता है, ठीक है। फिर 11वां है कि संबंधित देशों द्वारा संरचनात्मक बाधाओं को दूर करने तथा अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए गठित संगठन को व्यापार संगठन कहते हैं।
12 नंबर क्या बोल रहा है कि आर्थिक विकास के लिए व्यापार करना आवश्यक है, यह आपसी संबंधों को मधुर बनाता है। 13 नंबर का है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार राष्ट्रों के बीच लाभदायक है, जैसे उत्पादन का उच्च स्तर, वस्तु एवं सेवाओं की व्यापारिक उपलब्धता, कीमतों एवं वेतन का सामान्यीकरण एवं ज्ञान का संस्कृति का प्रसार करना। तो पॉइंट नंबर 4 बोल रहा है, फोर जो 14 बोल रहा है हम लोग का कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के हानिकारक पहलू अन्य देशों पर निर्भरता, विकास का असमान स्तर, पोषण युद्ध का कारण। 15 नंबर का पॉइंट बोल रहे हैं हम लोग का कि पतन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। पतन कई प्रकार के हो सकते हैं। ठीक है, देखिए बेटा यहाँ पे जैसे हम लोग बात करते हैं तो क्या बोल रहे हैं कि पोषित किए जाने वाले मानवीय मूल्य कौन कौन से, श्रमिकों के प्रति उदारता, सहयोग, ईमानदारी, संवेदनशीलता और सतत प्रश्नता। ठीक है बेटा, ये सारे क्या है पॉइंट है। तो बेटा देखिए हम लोग क्लास आज यहीं पे पूरा चैप्टर पूरा एनसीईआरटी बेस्ड हम आप लोगों के लेके आए थे। अगर आप लोग क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना आप लोग बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच।